सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है अवतार। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 7 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने मुकंद स्वामी की फ़ौरन तलाश शुरू कर दी। मैं उससे मिलना और उससे बात करना चाहता था। कोई 10 मिनट के बाद मैंने उसे लॉबी में बैठे हुए देख लिया था। वो इजलास बर्खास्त होने के बाद यहाँ चला आया था। फिर मेरी निगाह उस खबीस वेटर पर पड़ी। उसे शायद मेरी निगरानी पर मामूर कर दिया गया था। चूंकि मैं एक प्राइवेट सुराग रसां था, इसलिए प्रोफेसर नारंग मुझसे बहुत मोहतात हो गया था। मैं दानिस्ता उसके सामने मुकंद स्वामी से बात नहीं करना चाहता था। मैंने उसके सामने से गुजरते हुए गैर महसूस अंदाज से कहा, दोस्त, तुम फौरन ही बार में आकर मिलो। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। जब मैं होटल के अकबी दरवाजे पर रुक कर पलटा तो मेरी वेटर से टक्कर हो गई। तो मैंने उसे घूरते हुए जहर खंक लहजे में कहा, तुम मुझे पहले भी बहुत परेशान और हरासा कर चुके हो। तुम्हें मेरा ताकुब और निगरानी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर है तुम घर जाकर सो जाओ। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बार की तरफ बढ़ते हुए देख लिया था कि वो मेरे ताकुब में नहीं है। उसकी समझ में शायद आ गया था कि मेरे ताकुब और निगरानी से कुछ नहीं हासिल कर सकेगा। चंद लम्हों के बाद मुकंद स्वामी भी बार में आ गया। हम दोनों आमने सामने बैठ गए तो मैंने उससे पूछा, ये वेटर कमबख्त कौन है? उसका असल नाम क्या है किसी को पता नहीं, मुकंद स्वामी बताने लगा। लोग उसे जोकर के नाम से पुकारते और जानते हैं। वो एक पेशावर गुंडा है। किसी को कत्ल कर देना उसके लिए ऐसा ही है जैसे रास्ते के पत्थर ठोकर मार कर हटा देना। मुकंद स्वामी ने वो तमाम मालूमात भी मुझे पहुंचाई जिसकी मुझे अशद ज़रूरत थी। वो बड़े काम का आदमी निकला। वो मेरे एतमाद पर पूरा उतरा था। उसकी जगह कोई और होता तो वो ये बातें हरगिज़ हरगिज़ नहीं बताता। जब उसने मुझे मौजूदा कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया तो मैं बज़ाहिर उछल सा पड़ा। मैंने अपने चेहरे से बड़ी हैरत का इजहार किया था। मैंने इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत पर गौर किया तो इस बात पर हैरान रह गया था कि प्रोफेसर नारंग ने कितना ज़बरदस्त मंसूबा बनाया। मुत्तहिदा अमरीका की लेबर यूनियन ना सिर्फ मजदूर लीडरों के लिए एक इनाम की हैसियत रखती थी, बल्कि ये जराइम पेशा सरगनों और इश्तराकियों के लिए भी उतनी ही मुफीद साबित हो सकती थी। एक बात यह भी थी कि जो लोग यूनियनों को कंट्रोल करते हैं वो ही अमेरिका की सनतों बल्कि पूरी अमरीकी कौम को भी कंट्रोल करते हैं। खुद नेसन ने मजदूर यूनियनों में असर व रसूख को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। उसका कौल था कि मजदूर को काबू कर लो तो पूरे मुल्क को काबू किया जा सकता है। प्रोफेसर नारंग नेसन के उस कौल पर अमल करना चाहता था। उसका दाखिला चूंकि अमेरिका की तमाम रियासतों में ममनुआ था, इसलिए हिंदुस्तान के शहर चेन्नई में उसने ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई थी। इस कॉन्फ्रेंस में रघुनाथ को जो से मुतल्लिक एक फ़ाइल पेश करनी थी। जो मेरे मौकिल का दोस्त था। जो के बारे में ब्लैक मेल की जो दस्तावेज़ात तैयार की गई थी, इसलिए कि मुल्क की तमाम लेबर यूनियन उसके ज़ेर असर थी, इसलिए जो की अहमियत थी। रघुनाथ की मदद से दस्तावेज़ात की अहमियत पर कोई असर नहीं पड़ा था। अब ये बात भी इल्म में आ गई थी कि रघुनाथ को किसी ने पुरस्रार तौर पर कत्ल कर दिया है। अब ये दस्तावेज़ इन्हीं जराइम पेशा सरगनों में से किसी एक के पास मौजूद है और वो उसकी अपनी जान की तरह हिफाजत कर रहा है। अब तक इस बात का पता नहीं चल सका था कि किसके पास दस्तावेज़ात हो सकती हैं। अब ये बात ना सिर्फ खुलकर सामने आ गई थी बल्कि वाजिया हो गई थी कि अगर इन सरगनों के हाथ ये फाइल लग जाती है तो वो ना सिर्फ अरबों डॉलर के मालिक बन जाते हैं बल्कि मुल्की सियासत पर भी हावी हो जाते हैं। मेरा मौकिल नहीं चाहता था कि उसके दोस्त को निशाना बनाया जाए। मुझे पहले अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे केस से वास्ता नहीं पड़ा था। मैं खासी देर तक मुकंद स्वामी से बात करने के बाद अपने कमरे में आ गया था। जो कि ब्लैकमेल की मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई थी। मैं पहली फुर्सत में सरिता से मिलकर ये मालूम करना चाहता था कि उसके शोहर ने मेरे बारे में क्या फ़ैसला किया है। अगर उसने मुझे कत्ल करने का फ़ैसला किया है तो बता दे ताकि मैं उससे महफूज रहूं, किसी और जगह रहकर अपनी सरगर्मियां जारी रख सकूं। मैं बैक वक्त दो महाजों पर मुकाबला करना नहीं चाहता था। मुझे आज़ादी और एक जानिब पूरी तवज्जो की ज़रूरत थी। मुझे दो कॉलें करनी थी। इस शहर में एक एफबीआई का एजेंट था जिसका नाम, पता और फ़ोन मेरे मौक्किल ने दिया। दूसरा जो, उसका पता भी मेरे मौक्किल ने ही दिया था।
थोड़ी देर के बाद जब मैं कमरे से निकला तो मैंने जो को एक कोने में मशकूक अंदाज से खड़े देखा। मेरे कमरे की चाबी नीचे बोर्ड से लगी हुई थी। मैं चाबी निकालकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि वो मेरे पीछे पीछे तेजी से लपकता आ रहा था। जब मैंने अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करना चाहा, तो उसने अपनी टांग अड़ा दी। फिर मैंने उसे अंदर आने दिया। मालूम नहीं क्यों और किस लिए वो मेरे ताक़ुब में आया था। शायद उसने मुझे मुकंड सवामी से बात करते हुए देख लिया था। वो शायद इस ज़मन में मुझसे कुछ पूछना या बात करना चाहता था। मैं उसके बाप का नौकर तो नहीं था जो उसे पूछताछ करने देता। या फिर वो इसलिए भी गज़बनाक था कि मैंने प्रोफेसर नारंग से उसकी शिकायत कर दी थी और प्रोफेसर नारंग ने उसे कहर आलूद नज़रों से घूरा था। ये जो वही था जो वेटर मुझे इस कमरे से लेकर गया था। वो जैसे ही किसी भैंसे की तरह अंदर घुसा, मैंने उसकी कमर पर एक जोरदार लात रसीद की। उसके लिए अचानक और गैर मुतवक्का हमला था, इसलिए वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। वो लड़खड़ाता हुआ खिड़की की तरफ जा रहा था कि मैंने फौरन कमरे से निकलकर दरवाज़ा बंद और मुकफ़िल कर दिया। मैं अपने किराए की बेविक लेकर शहर के गैर मारूफ इलाके में वाक़या होटल चंद्रिका पहुंचा। ये एक तीसरे दर्जे का होटल था। यहाँ स्याहों से ज़्यादा मछेरों का बसेरा था। यहाँ अमूमन वो मर्द और औरतें कमरे किराए पर चंद घंटों के लिए लेते थे जिनके दरमियान ताल्लुकात होते थे। इसका किराया भी मुनासिब था, इसलिए यह होटल खूब चलता था। जब मैं डेस्क पर पहुंचा तो दो जोड़े फटे पुराने रजिस्टर में खाना पूरी कर रहे थे। एक जोड़ा जो था वो 30-40 बरस का था। औरत 30 बरस की और मर्द 40 बरस का। औरत का लिबास मामूली था। दूसरा जोड़ा जो था उसमें लड़के की उम्र 18 बरस थी। औरत जो थी उसकी उम्र शायद 40 बरस की होगी। वो मॉडर्न सी लग रही थी। उसने लड़के को फांसा था। वो पस्ता कद थी। उनके जाने के बाद क्लर्क ने मुझसे कहा कि कमरा नंबर 20 में आज ही 3 नई लड़कियां आई हैं। वो 13 से 16-17 बरस की हैं। मुझे किसी उम्र की लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने जवाब दिया। मुझे एक कुशादा और साफ सुथरा और हवादार कमरा चाहिए। क्लर्क ने रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ाया। जब मैंने खाना पूरी की तो उसने जंग आलूद चाबी मेरी तरफ बढ़ा दी। कमरा नंबर 27। मैंने रजिस्टर में अपना नाम गोपाल लिखा। मैं चाबी लेकर कमरे में पहुंचा। कमरे की खिड़की ताज़ा हवा के लिए खोल दी। फिर कमरा लॉक करके क्लर्क के पास चाबी जमा करवा दी। कोने में टेलीफोन रखा था। मैं टेलीफोन की तरफ बढ़ा और मैंने दिल्ली के लिए एक कॉल बुक करवाई। थोड़ी देर के बाद एफबीआई के एजेंट डोगन से मेरी जो बातचीत हुई वो बहुत ही अहम नौयत की थी। फिर मैंने मिस्टर जो से रबता किया। फिर मैंने उसे तफसीलात से आगाह किया। जब उसे प्रोफेसर नारंग के बारे में बताया तो उस पर मौत का सा सन्नाटा तारी हो गया। फिर मैंने उन अशिया के बारे में लिखवाया जिनकी मुझे फौरी ज़रूरत थी। उसका कहना यह था कि इन अशिया को मुहैया करना बहुत मुश्किल है। मैंने उससे कहा कि ये उसका मसला है। मुझे हर कीमत पर कल इन अशिया का मिलना बेहद ज़रूरी है। फिर मैंने उससे कहा कि मेरे जो बकाया 8 लाख की रकम है वो मेरे मुंबई के बैंक अकाउंट में जमा करवा दो ताकि मैं सुकून से काम कर सकूं। तुम्हें 2 लाख की रकम दी जा चुकी है, जो ने तकरार के अंदाज में कहा। बाकी मुआवजा तुम्हें मिशन की कामयाबी की सूरत में अदा किया जाएगा। तुमसे मेरे दोस्त ने यही तय किया था। अब तुम जो ये रकम भी पेशगी चाहते हो, किस लिए? क्या नीयत में फतूर आ गया है? ये बात नहीं, मैंने तल्ख लहजे में जवाब दिया। मेरी नीयत में फतूर होता तो मैं 2 लाख की रकम हजम करके बैठ जाता। मेरा कोई क्या बिगाड़ लेता? सच पूछो तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने 10 लाख रुपए में जो मामला तय किया वो मिशन के लिहाज से बहुत कम है। 1 करोड़ की रकम तलब करता तो बहुत कम था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आग और खून के समुंदर में छलांग लगानी होगी, वरना मैं इस काम में हाथ ही न डालता। इस वक्त अमरीकी हकूमत ने सारी दुनिया में जो दहशत गर्दी की है और कर रही है उसके खिलाफ सख्त नफरत पैदा हो रही है। मैं अमरीकी अवाम के मफाद के लिए मैदान में आया हूँ। अमरीका के लाख अवाम अपनी हकूमत के खिलाफ हो गए हैं, इसलिए मैं उस अजीम कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि रकम मेरे अकाउंट में जमा होने की सूरत में इस मिशन में मेरी मौत वाक़या होने पर लवाहिकीन को यह रकम मिल जाएगी। फिर मैं मौत के फरिश्ते के सामने बेधड़क खड़ा हो जाऊंगा और इस तरह मौत का फरिश्ता मैदान छोड़ जाएगा। ठीक है, कल सुबह तुम्हारे मुंबई के अकाउंट में 5 लाख की रकम जमा हो जाएगी। वो मुर्दा लहजे में बोला। तुम जासूस कम कारोबारी ज्यादा हो। फिर मैंने उसे बताया कि मैं होटल चंदर मुखिया में गोपाल के नाम से ठहरा हुआ हूँ। तुम्हारा हरकारा जब वो अशिया लेकर मुझ तक पहुंचे तो मुझसे मेरा नाम दरियाफ्त करेगा। हम में से एक कहेगा कि इलेक्शन कौन जीता, दूसरा जवाब देगा नरेंद्रा।
اس طرح سے ہم متعارف ہوں گے۔ میرے اور تمہارے ہر کارے کے سوا کسی اور کو ان باتوں کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں واپس اپنی گاڑی میں اس ہوٹل کی جانب نکلا جس میں میں رہائش پذیر تھا۔ میں نے اپنی گاڑی اس سے خاصے فاصلے پر اندھیرے میں کھڑی کر دی۔ میں پیدل سریتا کے کاٹیج پر جا پہنچا۔ سریتا اس ہوٹل کے کاٹیج نمبر 27 میں ٹھہری ہوئی تھی۔ میں نے اطلاعی گھنٹی کے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس خیال سے روک لیا کہ اس کے شوہر اجیت کے موجود ہونے کی صورت میں اسے اپنی آمد کی کیا غرض و غایت بتاؤں گا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا خون کھول اٹھے گا۔ میں نے تالاب پر جو سریتا کے ساتھ حرکت کی تھی، جس کی بنا پر سریتا نے مجھے تھپڑ مار کر تالاب میں گرا دیا تھا، وہ اس حرکت کو بھولا نہیں ہوگا۔ سریتا بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ صرف ایک ڈرامہ تھا اجیت کو دکھانے اور خوش کرنے کے لیے۔ اس تذلیل کے بعد سریتا سے ملنے آنا حیران کن ہو سکتا تھا۔ کیا میں اجیت سے کہوں کہ مجھے تمہاری حسین اور نوجوان پتنی کی بے پناہ کشش کھینچ لائی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سرینا کو دانستہ اس لیے فون پر رابطہ قائم نہیں کیا تھا کہ فون ٹیپ ہونے کا امکان تھا۔ اجیت جرائم پیشہ تھا، وہ ایسا کر سکتا تھا۔ میں اس کاٹیج کی عقبی جانب آ گیا جہاں ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ وہاں پر ایک کھڑکی تھی جس کے پٹ کھلے ہوئے تھے۔ اس کھڑکی تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ پہلے تو میں نے اس کاٹیج کے ارد گرد ایک چکر لگایا جو ایک بنگلہ نما تھا۔ سامنے والے کمرے میں کوئی نہیں تھا، البتہ عقبی کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ اس کی کھڑکی کھلی تھی۔ اس میں ایک جوڑا جو ہنی مون منانے آیا ہوا تھا، وہ محبت اور جذبات کے سمندر میں ایسا غرق تھا کہ کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ میں وہاں سے ہٹ کر گھوم کے سریتا کے کاٹیج پر آ گیا۔ میں نے بنگلے پر کھڑے ہو کر کھڑکی کی طرف جست لگائی اور اس کے پتھر کو تھام لیا۔ یہ کمرہ نشست گاہ تھی۔ سریتا شب خوابی کے مہین لباس میں شعلہ مجسم بنی ہوئی تھی۔ اس کا سراپا ایک کوچ پر بکھرا ہوا تھا۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، حالانکہ وہ خود ایک کتاب تھی جسے پڑھنے کو دل کرتا تھا۔ وہ جو کتاب پڑھ رہی تھی وہ بہت ہی پرانا ناول تھا اور اس میں بہت ہی فحش مواد موجود تھا، جنسی ہیجان پیدا کرنے والا۔ اس ناول پر پابندی بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے سریتا کے چہرے پر مختلف تاثرات نمودار ہوتے تھے اور وہ اس میں غرق تھی۔ میں چند لمحوں کے بعد کھڑکی سے بے آواز کمرے میں اتر گیا، پھر خاموشی سے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے غیر ارادی طور پر ناول سے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ پھر ناول پڑھنے لگی۔ دوسرے لمحے اسے جیسے ایک دم سے احساس ہوا تو اس نے مجھے پھر دیکھا۔ پھر وہ ایک دم غش کھا گئی، کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دیوا کمار، تم؟ اس نے اپنا بے ترتیب شب خوابی کا لباس درست کرتے ہوئے حیرت اور خوشی سے مجھے دیکھا۔ پہلے تو میں سمجھی تھی کہ یہ اجیت ہوگا، تمہارا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم اندر کیسے آئے؟ کیا دروازہ کھلا تھا؟ آنے والوں کے لیے دروازہ بند ہو یا کھلا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر میں نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اطلاعی گھنٹی اس لیے نہیں بجائی کہ تمہارا خبیث پتی ورتا موجود نہ ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے تو آج پتا چلا کہ تم سپرمین بھی ہو، ورنہ کھڑکی سے نہیں آتے۔ میں نے پوچھا کہ وہ مردود کہاں ہے؟ یوں تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کسی بھی وقت شیطان کی طرح آ سکتا ہے، لیکن اس کا امکان کم ہے، وہ بولی۔ رات کے آخری پہر بھی آ سکتا ہے۔ وہ دراصل ایک سیکس پارٹی میں گیا ہوا ہے، شاید وہ اس کی بہن بھی ہوگی۔ مالا جی، وہ جل بھن رہی تھی۔ میری بلا سے وہ کچھ بھی کرتا پھرے، رات سکون اور اطمینان سے گزرے گی، وہ رات بھیڑیا بن جاتا ہے۔ تم بہت اچھے وقت آئے ہو، میں سوچ رہی تھی کہ تم سے کیسے رابطہ کروں۔ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، تم نے یاد کیا تو میں چلا آیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مجھ سے رابطہ کیوں کرنا چاہتی تھی؟ کہیں تھپڑ پر معافی تو نہیں مانگنی؟ میں نے اس کے ذہن سے جان لیا تھا کہ وہ مجھے کیا خوشخبری سنانا چاہتی ہے۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، جلدی سے بتاؤ۔ میرے پتی نے کل جو بڑے موڈ میں تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تم سے دوستی کر لوں، میل جول بڑھاؤں، وہ بولی۔ وہ کس لیے ایسا چاہتا ہے؟ میں نے حیرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ میں جو کچھ سن رہا ہوں، کہیں وہ میری سماعت کا فطور تو نہیں؟ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ تم کس سلسلے میں یہاں آئے ہو، سریتا نے جواب دیا۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ پروفیسر نارنگ تم میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ میں نے کہا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے درمیان کوئی دیوار اور حجاب اور فاصلہ نہیں رہے گا۔ کیا ایک شوہر اتنا گر بھی سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ ایک غیر مرد کے ساتھ تعلقات استوار کر لو۔ وہ بے غیرت ہے، سریتا نفرت سے بولی۔
उसकी नज़र में औरत की कोई इज्जत नहीं। उसकी माँ दिल्ली में एक फहाशी का अड्डा चलाती है। उसकी बहन ने एक सेक्स क्लब और मसाज क्लब भी बनाया हुआ है। उससे बड़ा हरामजादा और कौन हो सकता है। आज रात मैं तुम्हें एक क्लब में लेके जाऊंगी जो कि एक नाइट क्लब है। उस क्लब के लिए मुझे अजीत ने 2 पास दिए हैं। मैं अजीत से कहूंगी कि मैंने तुमसे खुद यानी देवा से राब्ता किया और तुम्हें यहाँ ले आई। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने उसका गाल थपथपाया। उस नाइट क्लब के हम कल दर्शन करने जाएंगे। उसका बड़ी शोहरत सुनी है। रुखसत होने से कबल सरिता ने कोच से उठकर अपना शब ख्वाबी का लिबास और बिखरे बालों को दुरुस्त करके कहा, यार देवा कुमार, जरा तुम मुझे वो अपना गाल पेश करो जिस पर मैंने बड़े जोर से थप्पड़ मारा था। देखूं तो सही उसका क्या हाल है। जब मैंने उसकी तरफ अपना गाल बढ़ाया तो उसने अपने शीरी होंठ उस पर रख दिए। उसमें तपिश उबल रही थी। फिर बात आगे बढ़ गई। हम जज्बात की रो में इतने आगे बढ़ गए कि वापसी का ख्याल ही नहीं रहा और ना अजीत के वापस आने का डर। तूफान गुजर जाने के बाद उसने मेरे गले में अपनी मरमरी उरियां बाहें हायल की हुई थी और मैं उसकी नाजुक और शाखे गुल जैसी कमर पर हाथ रखकर उसकी आंखों में झांक रहा था। सरीता ने मेरे बाजुओं की गिरफ्त से निकलकर कहा, वो शायद आ गया है, उस कमीने की गाड़ी की आवाज आई है। तुम जल्दी से 9 2 11 हो जाओ। मैं उसका अलविदाई बोसा लेकर खिड़की की जानिब बर की सूरत से लपक गया। उसने फौरन ही सोफे से शब ख्वाबी का लिबास पहना और रोशनी गुल कर दी। मैं वापस अपनी बेवक में जिंदा सलामत बैठा हुआ था। मैंने अक्लमंदी ये की थी कि अपनी गाड़ी कॉटेज नंबर 20 के सामने खड़ी की थी। अगर करीब में होती तो उसे शक हो जाता। फिर भी शायद उसने घर में कोना कोना छान लिया होगा। मैं गाड़ी में शहर की तरफ चल दिया। जोकर ने मेरे फ्रॉड की रिपोर्ट प्रोफेसर नारंग तक पहुंचा दी होगी। प्रोफेसर नारंग ने मेरे लिए क्या अहकामात सादिर किए इसका इल्म होना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सरिता ने मुझे जो कुछ बताया था जाहिर था कि वो मुझे सरिता के जरिए फांसने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रोफेसर नारंग ने अजीत से कहा होगा कि सरिता को चारा बनाओ। मर्द के लिए ऐसा जबरदस्त चारा कोई और नहीं हो सकता था। मैंने एक टेलीफोन बूथ पर गाड़ी रोकी। फिर मुझे वहां थोड़ी देर रुकना पड़ा क्योंकि उसमें एक जोड़ा दुनिया व माफिया से बेनियाज जबरदस्त मोहब्बत भरा जज्बाती मंजर पेश कर रहा था। मैंने फ़ोन बूथ में अंदर घुसकर फ़ोन बूथ का दरवाज़ा बंद किया। फिर मैंने सरिता का नंबर मिलाया। 3 4 घंटियां बजने के बाद रिसीवर उठा लिया गया। टेलीफोन सरिता ने रिसीव किया था। उसने रिसीवर उठाते ही मुझे इशारा दे दिया था कि अजीत घर पर है, वो फ़ोन सुन रहा है। मिस्टर अजीत घर पर नहीं हैं, उसने जवाब दिया। मालूम नहीं कहाँ गए हैं और कब आएंगे, कुछ बता कर नहीं गए। जानेमन, मैंने बड़े रूमानी अंदाज में उसे मुखातिब किया। चश्मे तसव्वुर में उसका हसीन चेहरा सुर्ख देखा। आज मौसम किस कदर हसीन है। जी हाँ, उसने रसीली आवाज में जवाब दिया। मौसम रोज ही हसीन होता है, बशर्त ये कि दिल जवान हो और उमंगों से भरा हुआ हो। मैंने पूछा, क्या तुम मेरी खातिर अपना कीमती वक्त निकाल सकती हो। क्यों नहीं, सरिता बोली। जिस दिन कहो उस दिन मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल सकती हूँ। कौन सा दिन बेहतर रहेगा। अजीत फोन के माउथ पीस पर हाथ रखकर जो जो अल्फाज उसे कहता रहा, वो मेरे साथ वो दोहराती रही। कहने लगी कि मैं तुमसे मिलने के लिए किस कदर तड़प रही हूँ और बेताब हूँ। तुम इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कर सकते डार्लिंग। वो अल्फाज दोहराती जाती थी मगर उसके लहजे में गर्म जोशी नहीं थी क्योंकि वो मरदूद सामने बैठा था। तुमने मुझे जिन नज़रों से देखा था और देख रहे थे उसने मुझे शर्मा दिया था। क्या इस तरह से देखा जाता है। ज़रा ख्याल तो कर लिया करो ऐसी जगहों पर। ये मैं किस तरह देख रहा था, ज़रा वजाहत तो करो, मैंने शोखी से कहा। किस तरह देखना चाहिए, औरत को किस तरह देखा जाता है। तुम इस तरह देख रहे थे जैसे कोई किसी किताब का सफ़ा उलट उलट कर देखता है, वो बोली। मुझे बड़ी लाज आ रही थी। फोन का स्पीकर ऑन था और अजीत सब कुछ सुन रहा था। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ कि कहाँ मिल रही हो। मैंने मौजू बदल दिया था। तुम जहाँ कहो मैं वहाँ आ जाऊंगी, वो बोली। अब ये तुम पर मुनहसिर है। मैं तो तुम्हारी बांदी हूँ, नौकरानी हूँ। ना ना, ऐसा ना कहो मेरी जान। तुम बांदी नहीं, मेरे दिल की महारानी हो। मेरे ख्याल में क्लब रिनार्स को मुनासिब रहेगा, सरिता ने फौरन ही कहा। इससे अच्छी और ख्वाबनाक माहौल की जगह और कोई नहीं। मैं उसकी जहानत पर हैरान रह गया जिसकी मुझे तवक्का नहीं थी क्योंकि अजीत इतना बेशरम और अहमक भी नहीं था कि वो अपनी पत्नी को मेरे साथ बेहिजाबी से तफरीह करते हुए देख सके। मैं सरिता को अपनी आगोश में लिए रहूं। मैंने पूछा, एक बात तो बताओ, तुम अपने शोहर से क्या बहाना करके आओगी जबकि वो बड़ा खबीस और शक्की मिजाज है, उल्लू का पट्ठा।
तुम मेरे शोहर की बिल्कुल भी चिंता ना करो, वो स्पाट लहजे में बोली। उसे बेवकूफ़ बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं उसे अक्सर बेवकूफ़ बनाती रहती हूँ। आज भी तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर, मैं आधे घंटे बाद वहां पहुंच रही हूँ। मैंने रिसीवर रख कर सोचा कि आधे घंटे में अजीत की नीयत और उसके इरादों का पता चल जाएगा। बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। मैंने उसके बारे में ऐसी बातें कही थीं कि वो मुश्तइल हो जाए। चूंकि वो बेहद बेशरम, बेगैरत और ढीठ था, चिकना घड़ा था, इसलिए उसने असर नहीं लिया था। बाद में क्या करेगा, ये भी नहीं मैं जानता था। छुपकर मुहिम सर करने में बड़ी दुश्वारी मालूम हो रही थी। मैं इस रुकावट को आज ही दूर करना चाहता था। इसके सिवा कोई और चारा और कोई और सूरत नजर नहीं आती थी। मैं ठीक वक्त पर पहुंच गया था। सरिता अभी तक नहीं पहुंची थी। तरह तरह के वसवसे और अंदेशे पैदा होने लगे। अजीत ने मेरी बातों से तैश में आकर शायद उसे मना कर दिया था। मैं किसी वजह से मोबाइल फोन नहीं रखता था और ना सरिता के पास था। सरिता ने मुझे कहा था कि पहले वो मोबाइल फोन रखती थी जो दर्द सरी बन गया था। उसकी वजह से वो अजीत के राब्ते में रहती थी। मैंने उसके यहाँ फ़ोन पर राब्ता करने का सोचा, फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होना था। मैंने वक्त गुजारी के लिए विस्की का एक छोटा सा पैग पिया और वहाँ घूमने फिरने लगा। वहाँ घूमने के दौरान मैंने एक दो बदमाशों के चेहरे देखे और उनके जहन पढ़ लिए और मैं चौंक पड़ा। उनकी मौजूदगी बुरी तरह खटक गई थी। उनके इरादे बड़े मजमूम थे। उन्होंने मुझ पर नज़र रखी हुई थी, लेकिन ना तो उनको कोई फिक्र थी और ना कोई डर और खौफ। मैं बेफिक्र सा हो गया, ताहम मैंने अपने बशरे से किसी किस्म के तासुरात जाहिर नहीं होने दिए। मैं एक कद आदम रंगीन पोस्टर के सामने जा खड़ा हुआ। बड़ा होशरुबा पोस्टर था। उसमें आज की रात के शो की तफसीलात दर्ज थीं। रकासा का नाम रूपा चंद्रवती था। रूपा चंद्रवती 25-26 बरस की होगी, लेकिन वो जितनी पुरकशिश थी उतनी ही खूबसूरत भी थी, और मैं उसके रक्स का एक शो भी देख चुका था। मैंने पोस्टर देखने के बाद पलट कर देखा तो मुझे सरिता आती दिखाई दी। वो कयामत बनी हुई थी। उसकी हशर सामानियां वाजिया हो रही थी। वो बहुत सी निगाहों की तवज्जो का मरकज बन गई थी। मैं उसके इस्तकबाल के लिए सदर दरवाजे पर पहुंच गया, लेकिन वो दरवाजे से दूर थी। चंद लम्हों के बाद सफ़ेद रंग की मर्सिडीज आकर रुकी। उसके बावर्दी शोफर ने उतरकर पिछली नशिस्त का दरवाज़ा मौदबाना अंदाज से खोला। उसमें से रूपा चंद्रवती भी बाहर आई। वो ये तासुर दे रही थी कि वो दुनिया की बेहतरीन रक्कासा है। अक्सर फनकाराएं ऐसी गलत फहमी में मुब्तला हो जाती हैं। इसमें उनकी अपनी गलती नहीं होती। मीडिया और अवाम उन्हें आसमान पर पहुंचा देते हैं। जब वो मेरे करीब से गुजरने लगी तो मैंने उसे बड़ी अपनायत के लहजे में मुखातिब किया। हेलो मिस रूपा चंद्रवती, कैसी हो? बहुत दिन बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं। वो मेरे इस अंदाज़े तखातुब पर रुक गई और उसके हसीन चेहरे पर हैरत और नागवारी सी फैल गई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रें सवालियां थीं। उसने मुझे फिलफौर पहचाना नहीं था। उसने तेवरी पर बल डालते हुए पूछा, तुम्हारी तारीफ, कौन हो तुम? मैंने पहचाना नहीं। मेरी तारीफ तो हो ही नहीं सकती, और ना ही मैं किसी तारीफ के लायक हूँ, मैंने शोखी से जवाब दिया। अलबत्ता खाकसार को देवा कुमार कहते हैं। ओह, तुम देवा कुमार हो? वो हैरत और खुशी के मिले जुले लहजे में बोली। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? मैंने तुम्हें पहचान लिया। जी नहीं, मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कहा। तुम्हें गाड़ी से उतरता देखा तो सोचा कि तुम्हारे न्याज हासिल कर लूं। मेरा जवाब सुनते ही उसकी खुशी काफूर हो गई। ताहम वो संभल कर फीके लहजे में बोली, आज तुम मेरा रक्स देखना ना भूलना। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे रक्स से महरूम रहूं रूपा चंद्रवती, मैंने कहा। मैं भी तुम्हारे परिस्तारों में से हूँ। सच? वो बहुत खुश हुई। उसका चेहरा दमक उठा। कहने लगी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे परिस्तार हो। उसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ गई। वो बातों में ज्यादा वक्त इसलिए नहीं दे सकती थी कि उसे शो की तैयारी भी करनी थी। जब वो नजरों से ओझल हो गई तो मुझे सरिता का ख्याल आया। मैंने उसकी सिमत देखा। वो मस्ताना खरामी से चली आ रही थी। रूपा चंद्रवती के जिस्म का फसूं जो जहन पर छा गया था वो यकलख्त उतर गया। उसने जो लिबास पहन रखा था उसका होना ना होना एक ही बात थी। अजीत ने उसे बेहिजाबी के आलम में भेजना क्यों और किस लिए गवारा किया था, ये मैं ना समझ सका। लोग उसे इस तरह देख रहे थे जैसे वो बेलिबास चली आई हो। सरिता को अपने उस लिबास और लोगों की नज़रों की कोई परवाह नहीं थी। उसमें बड़ी बेपरवाही थी। मेरे करीब आकर मुझे देखकर दिलकश अंदाज से मुस्कुराई। फिर उसने शोखी से कहा, हैरत की बात है कि तुम अभी तक जिंदा सलामत हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहीं मैं तुम्हारी रूह तो नहीं देख रही?
तुम इस लिबास में कुछ देर मेरे सामने खड़ी रहीं तो शायद मैं जिंदा ना रह सकूं। मैंने कहा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कितनी मुश्किल से आई हूं, मैं क्या बताऊं प्यारे, वो संजीदा होकर बोली। मेरे मरदूद पति ने ऐन वक्त पर इरादा बदल दिया था। वो किस लिए? मैंने पूछा। क्या उसके पेट में दर्द और मरोड़ उठा था? इसलिए कि उसे शक हो गया था, सरिता बोली। मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि वो कमीना किस कदर शक्की मिजाज और खबीस फितरत का है। क्या उसने फोन वाली गुफ्तगू से समझ लिया था कि हम दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं? मैंने पूछा। अजीत को बिस्तर की हालत और मेरे लिबास और बालों की बेतरतीबी से शक हो गया था, ताहम मैंने बदिक्कत तमाम उसका शक दूर कर दिया। बाय द वे, उसने कहा, ऐसे लगता है कि तुम कोई शोबदाबाज या जादूगर हो। जादू मंतर जानते हो? उसने पलकें झपकाईं। नहीं जान, मैं जादूगर तो नहीं हूं, मैंने कहा। यह बताओ कि तुम मुझे किस बिना पर शोबदाबाज या जादूगर कहती हो? इसलिए कि तुमने मुझ पर जादू कर दिया है, वो लजा कर बोली। मैंने तुम पर जादू नहीं किया, तुम जादूगरनी हो। मुझे तुमने अपना असीर बना लिया है। क्या ये गलत है? असीर मैंने नहीं, तुमने बनाया है। हम दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हो गए हैं, मैंने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं यहाँ हूँ उस वक्त तक हम दोनों एक दूसरे के दोस्त और महबूब रहेंगे। मैंने तुमसे जो वादा किया है कि अजीत से तुम्हें निजात दिलाऊंगा, वो हर कीमत पर पूरा होगा। अजीत क्या, उसका गिरोह क्या, उसका बाप क्या, मेरा बाल तक बीका नहीं कर सकता। बस इस बात का ख्याल करना कि अजीत को किसी शको शुबे का मौका ना दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा पत्ता साफ कर दे। वो कहने लगी कि तुम चंद्रवती से बड़ी घुल मिल कर बातें कर रहे थे, लगता था कि तुम्हारा उससे भी बड़ा याराना रहा है। 3 बरस पहले की बात है कि दिल्ली में उसे एक शो में, जब वो अपना प्रोग्राम करके निकल रही थी, तब उसे 3 बदमाशों ने अगवा करके यरगमाल बना लिया था। मैं उसे बताने लगा। उससे 20 लाख रुपए तावान अदा करने के लिए कहा गया। मैं उसकी मैनेजर की तरफ से उससे मिलने और उन 3 बदमाशों से मामला तय करने गया। मैंने बदमाशों की इजाज़त से उससे तन्हाई में बात की। उसने मुझे कहा कि अगर मैं उसे बदमाशों से निजात दिला दूं और तावान की अदायगी से बचा लूं तो 2 लाख और 2 रातें तुम्हारी नज़र करूंगी। 3 बरस पहले ये बहुत बड़ी ऑफर थी। उस वक्त उसकी जवानी और शबाब कयामत था, फितना था। अब उसमें ये बात इसलिए नहीं रही कि हर अदाकारा फनकारा जब शोहरत के बामे अरूज पर पहुंचती है तो काली रातों की आमदनी के हवस में वो अपने आप को तबाह कर लेती है, लेकिन फिर भी वो सनसनी खेज है। हैरत की बात है कि तुमने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, वो तुम्हें भूल गई थी? सरिता ने मुताज्जिब लहजे में पूछा। तुम भूलने वाली चीज तो नहीं हो? उसने ना सिर्फ तुम्हें 2 लाख रुपए दिए बल्कि 2 रातें भी नजर की, फिर भी भूल गई? 2 लाख तो क्या, 2 हजार भी किसी को दो तो भूलने वाली बात नहीं होती। मेरा ख्याल है कि ये औरत बहुत खुद गर्ज है, या फिर शायद वो दानिस्ता अनजान बन गई होगी। मुझे ना तो उससे कोई सरोकार है और ना ही कोई गर्ज, मैंने कहा। ना ही मैं इस बात का आरजूमंद हूँ कि वो माजी को फिर से हाल बना दे। मैंने कहा, चलो अब अंदर चलें, और अंदर चलकर बैठते हैं। हम हाल की तरफ बढ़े। उसकी नाजुक और उरियां कमर को मैंने बाजू के हल्के में ले लिया था। हाल के अंदर कुछ ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। हम दोनों डांस फ्लोर के करीब कुर्सी खींच कर बैठ गए। हाल में जो जोड़े थे वो सरिता को देख रहे थे। वो थी ही देखने की चीज। हमने बैठकर अभी सांस भी नहीं लिया था कि वेटर आ गया। मैंने उसे मशरूबात का ऑर्डर दिया। जब वेटर चला गया तो मैंने सरिता से बात करने के बजाय उस जोड़े को देखा जो सरिता की पुश्त पर बैठा था। मैंने एक ऐसा ही जोड़ा फोन बूथ में देखा था। मर्द की उम्र 40 बरस के करीब होगी। वो क्लीन शेव था। उसने उम्दा तराश का नफीस तरीन सूट पहना हुआ था। वो अपनी वज़ाक़ता और चेहरे मोहरे से अमीर कबीर दिखाई देता था। उनकी मेज पर विस्की के 2 बड़े पैग रखे थे, और लड़की की उम्र बमुश्किल 15 बरस की होगी। लड़की कोई तालबा मालूम होती थी, लेकिन एक बेहद भरपूर और पुरकशिश लड़की थी। जब वेटर ने मशरूब लाकर मेज पर रखा तो मैं चौंक गया और इन ख्यालात से निकल आया। सरिता ने जब अपना गिलास उठाया तो मैंने भी अपना गिलास उठाकर इधर उधर देखा। उसका एक घूंट लेकर सरिता से कहा, यहाँ बातचीत करने में किसी किस्म का खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो माइक्रोफोन नस्ब है और ना ही कोई मुश्तबा शख्स हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए करीबी मेज पर मौजूद है। आसपास की मेज़ें तकरीबन खाली पड़ी हैं। अब तुम मुझे खुलकर बताओ कि मुझे मौत की नींद सुलाने के लिए उनका मंसूबा क्या है। इस मकसद के लिए किस शख्स की खिदमात मुस्तार ली गई हैं? यूं तो मैं सरिता का जहन पढ़कर मालूम कर सकता था, और मैंने मालूम कर भी ली थी, लेकिन मैं अपनी इस पोशीदा सलाहियत के बारे में किसी को भी एतमाद में नहीं लेना चाहता था।
सरिता को भी नहीं। इसलिए मैंने अनजान बनकर उससे दरियाफ्त किया था। टेलीपैथी की सलाहियत का ना बताने से एक फ़ायदा ये था कि ये पता चल जाता था कि सामने वाला किस कदर सच और झूठ बोल रहा है। तुम्हें कत्ल करने का काम किसी और को सौंपा नहीं गया, सरिता ने जवाब दिया। अगर ऐसा हुआ तो इसका मुझे ज़रूर इल्म हो जाता। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर उस मरदूद अजीत ने तुमसे क्यों और किस लिए कहा कि तुम मुझसे ताल्लुकात कायम करो? मैंने कहा, मेहरबान हो जाओ। वो मुझे तुम्हारा चारा इसलिए डाल रहा है ताकि मुझे अपने जाल में फांस लो, इससे फायदा उठाकर मुझे खत्म कर दिया जाए। अजीत को कभी मेरी इज्जत प्यारी रही है और ना ही मैं रही हूँ, वो बोली। असल बात यह है कि प्रोफेसर नारंग ये मालूम करना चाहता है कि तुम्हारा मिशन क्या है, ये तुम चेन्नई में क्यों और किस लिए आए हो। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुमसे हर कीमत पर यह मालूम करूं कि तुम्हारा मिशन क्या है। इसीलिए तो उसने मुझे अपने आप को तुम्हें पेश करने की पूरी इजाज़त दे दी है। तुम सच कहते हो कि उसने मुझे एक तरह से तवाइफ से भी बदतर समझ लिया है। उसने तुम्हारे ज़िम्मे जो काम सौंपा है वो उसकी नाकामी पर मशकूक हो गया तो क्या होगा? तुमने ये सोचा है? मैंने कहा। अगर उसे इस बात का इल्म हो गया कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ तो शायद वो मुझे कत्ल कर दे, वो बोली। इसलिए मैं बहुत मोहतात हूँ। क्या इस बात का इम्कान है कि वो तुम पर कोई शक ना करे? मैंने पूछा। उसके सर्द रवैये में तब्दीली आ जाए? हाँ, सरिता ने असबाती अंदाज में सर हिलाया। मैंने उसे अपने एतमाद में ले लिया है, वो कमीना मशकूक हो नहीं सकता। अच्छा, मैं मुस्कुरा दिया। तुमने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़कर फूका है जो सुधाए हुए कुत्ते की तरह हो गया है? मोहब्बत और वालेहाना पन का मंत्र, वो जेरे लब मुस्कुरा दी। उसका रवैया अब यकसर बदल गया है। मैं उससे पहले सर्द मोहरी से पेश आती थी और अपने आप को एक सर्द लाश की तरह हवाले करती थी। तुमसे मुलाकात होने के बाद तुम्हारे मशवरे पर अमल करने लगी हूँ। अब मैं उसके साथ बड़ी मोहब्बत और गर्मजोशी से पेश आने लगी हूँ कि वो मुझे पसंद करने लगा है। और मोहब्बत में बड़ा जादू होता है जो उस पर चल गया है। तुमसे जो टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई थी उसने सुनी थी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि तुम्हारा मिशन मुकम्मल करने के लिए तुम्हें सिर्फ मनमानी की इजाज़त दूंगी, हद से तजावुज़ करने नहीं दूंगी। इसलिए कि तुम मेरे पति हो। औरत का जिस्म सिर्फ पति की मलकियत होता है। किसी दूसरे मर्द को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उसे जीनत बना ले। मेरी इन बातों ने उसे किस कदर खुश कर दिया तुम उसका सोच भी नहीं सकते। इन तमाम बातों के बावजूद मैं उस महकती रात की रानी पर एतमाद नहीं करना चाहता था। इस कारेजार में फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत थी। गो कि मैं टेलीपैथी के इल्म से वाकिफ था, लेकिन इससे क्या होता? इससे सिर्फ हालात से बाखबर हो जाता और फिर माफिया और बदमाशों से मुकाबला करने के लिए जो जहानत दरकार थी वो मेरे पास थी। जिस्मानी कुवत भी थी। इन बातों के बावजूद मुझे चौकन्ना रहने की ज़रूरत थी। मेरे लिए यही सूरत थी कि उसकी ज़बान से ज़्यादा उगलवा सकूं, उगलवा लूं, लेकिन अपने बारे में उसे कुछ हवा भी ना लगने दूं। उस पर यही जाहिर करूं कि मैं यहाँ महज तफरीह की गर्ज से आया हूं। दिल की शांति के लिए ज़रूरी था कि हंगामों से दूर रहूं। मेरा मिशन कुछ ऐसा खतरनाक, पुरस्रार और अहम था कि मेरे पिताजी होते तो उन्हें बता नहीं सकता और ना ही बताता। मैंने सरिता को प्रोफेसर नारंग के बारे में और कॉन्फ्रेंस में पहुंचने के बारे में बताया कि किस तरह से मुझे रघुनाथ की गलत फहमी में ले जाया गया। प्रोफेसर नारंग ने मुझे रघुनाथ समझकर दिलजोई और दिल बस्तगी के लिए एक नौजवान और हसीन लड़की भी भेजी थी। वेटर ने ऐन वक्त पर आकर सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। थोड़ी देर के बाद आता तो कितना अच्छा होता। फिर मैंने उससे पूछा, जान से प्यारी सरिता, क्या तुम रघुनाथ के बारे में जानती हो? अजीत ने तुम्हें उसके मुतालिक बहुत कुछ बताया तो होगा। रघुनाथ के बारे में कुछ ज्यादा तो इल्म नहीं, सरिता ने बताया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसकी पुरस्रार गुमशुदगी एक मौम्मा बनी हुई है। एक हलचल सी मच गई है और फिर अजीत ने बताया था कि प्रोफेसर नारंग बहुत बरहम है और सभी को लान तान कर रहा है कि आखिर इतनी बेपरवाही क्यों बरती गई। रघुनाथ को किसने गायब कर दिया? उसे शायद मौत की नींद सुला दिया गया। उसकी मौत या गुमशुदगी मेरे लिए किस कदर नुकसानदेह है तुम लोग अंदाजा नहीं कर सकते। मगर देवा, तुम्हें उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? सिर्फ इसलिए कि मुझे रघुनाथ की हैसियत से प्रोफेसर नारंग के पास ले जाया गया था, मैंने जवाब दिया। मुझे किसी ऐसे शख्स में क्या दिलचस्पी है जिसे मैं जानता तक नहीं और ना ही मैं उससे कभी मिला हूं। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। वो क्या? सरिता ने पूछा। रघुनाथ था कौन? प्रोफेसर नारंग को उसकी जरूरत क्यों थी?
शायद वो कोई बहुत ही अहम चीज प्रोफेसर नारंग तक पहुंचाना चाहता था। सरिता ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, प्रोफेसर नारंग को उसकी सख्त जरूरत होगी और इसीलिए वो शायद हिंदुस्तान आया हो, और शायद वो चीज प्रोफेसर नारंग तक नहीं पहुंच सकी। मैंने ख्याल जाहिर किया, वो इसके लिए तड़प रहा है और बेताब है। अजीत ने मुझे बताया है कि प्रोफेसर नारंग रघुनाथ से मुलाकात ना होने के सबब सख्त मुश्तइल हो रहा है, सरिता बोली। मेरे ख्याल में वो शायद मंशियात लेकर आया होगा और प्रोफेसर नारंग तक पहुंचाना चाहता होगा। मंशियात चूंकि बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है, अमेरिका और यूरोप में ना सिर्फ उसकी बहुत मांग है बल्कि कीमत भी आसमान पर पहुंची हुई है। सरिता का जहन मंशियात के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अजीत और उसका गिरोह मंशियात के कारोबार में भी मुलविस था। वो गैर मुल्की स्मगलरों से हेरोइन और चर्स खरीद कर हिंदुस्तानी स्मगलरों के हाथों फरोख्त कर देता था। उसके घिनौने कारोबार जो थे, उनमें मंशियात फरोशी भी शामिल था। सरिता की बातों से अंदाजा हो गया था कि दस्तावेजात प्रोफेसर नारंग के हाथ नहीं लगी। ये बात मेरे लिए बड़ी इत्मीनान बख्श थी। अजीत और सरिता का ख्याल कुछ और था। वो शायद ये समझ रहे थे कि रघुनाथ हेरोइन लेकर आया था, लेकिन वो हेरोइन कहाँ छुपाई गई, ये अजीत नहीं जानता था। वो और उसके साथी शायद उस हेरोइन की तलाश में सरगर्दा थे, लेकिन प्रोफेसर नारंग को तो दस्तावेजात चाहिए थी। थोड़ी देर में फिजा में मौसीकी की मधुर धुनें गूंज रही थीं, जिसने माहौल को ख्वाबनाक बना दिया था। सरिता काफी ज्यादा शराब पी चुकी थी और बहक गई थी। डांस फ्लोर नंगा पड़ा था। रूपा चंद्रवती और उसके साथी अभी तक जलवा अफरोज नहीं हुए थे। तमाशाइयों से तमाम कुर्सियां भर चुकी थीं। उन सब की निगाहें बार बार डांस फ्लोर की तरफ उठ जाती थीं। करीब की मेज़ों पर जो जोड़े पहले से बराजमान थे और दूसरे जो मर्द लोग थे, वो सब शरीफुल नफ्स किस्म के थे। लेकिन अब उन शरीफ लोगों से जगह खाली करवा कर अब गुंडों ने उन मेज़ों पर कब्जा कर लिया था। शरीफ और ठंडे मिजाज के लोग वो उठ चुके थे। वो कोई भी उनसे उलझा नहीं था। दरअसल ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत हुआ था। मुझे एक तरह से नरगे में ले लिया गया था। उनके ख्याल में मेरी हालत उस चूहे की सी थी जो पिंजरे में फंस चुका हो। चूहे को पिंजरे में फरेब देकर लाने के लिए ऐसा चारा डाला जाता है कि चूहा अंदर आ जाता है। सरिता को चारा ही बनाया गया था। ये गुंडे अजीत के ही थे। मैंने उनका जहन पढ़ लिया था। मैंने यही तासुर दिया कि मैं एक चूहे की तरह फंस चुका हूँ और फरार की राह मसदूद हो चुकी है। किसी खुली जगह पर ये मुकाबिल होते तो ज्यादा मजा आता। मैं उन्हें ऐसा मजा चखाता कि वो सारी जिंदगी याद रखते। 2-3 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़े रहते। मुझे ख्वाब में भी देख कर डर जाते। मान मेरी निगाह दाखिली दरवाजे की तरफ उठी। वहां गुंडे मुस्तैद खड़े हुए थे। मैं और सरिता उनकी गहरी नजरों की गिरफ्त में थे। मैंने गैर महसूस अंदाज से उन्हें देखा। वो कुत्ते लगते थे। दूसरी तरफ समुंदर था। मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया, इसलिए कि उनका जहन मुझ पर आया हो रहा था। अब सरिता की हालत कदरे बेहतर थी, मदहोश नहीं रही थी। अजीत ने उससे कहा था कि वहां उसके आदमी होंगे। ये बात सरिता के जहन में थी, लेकिन वो किसी वजह से बता ना सकी। इसके बावजूद मैंने उसे खतरे से आगाह करने के लिए झटका दिया। सरिता इस वक्त किसी और ख्याल में गुम थी। उसने इसलिए उसका ख्याल नहीं किया। फिर मैंने एक ज़ात शरीफ को देखा जो मेरी कुर्सी की पुश्त पर अपना पांव टिकाए बदतमीजी से खड़ा हुआ था। उसकी ये हरकत मुझे इश्ताल दिलाने के लिए थी। मैंने अजीत के गुंडों की गैर महसूस अंदाज से गिनती की। वो निस्फ दर्जन होंगे। मैंने सोचा कि उसका पांव मरोड़ दूं, लेकिन मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया कि वो मेज पर उलट कर गिर पड़ता। उस मेज पर एक प्यारा सा जोड़ा बैठा था। उससे उलझने से एक अफरा तफरी मच जाती और हंगामा खड़ा हो जाता और बदमज़गी पैदा होती। इस वक्त तक रूपा चंद्रवती डांस फ्लोर पर आकर डांस शुरू कर चुकी थी। मैंने महसूस किया कि रक्स के दौरान मैं उसकी तवज्जो का मरकज बना हुआ हूँ। वो मुझ में दिलचस्पी ले रही है। इसकी वजह कुछ समझ में नहीं आई। फिर मुझे ख्याल आया कि उसे शायद 2 लाख की रकम और मेरे साथ गुजारी हुई रातें याद आ गईं। नहीं तो इसमें कोई और ही जज्बाकार फरमा था। फिर मैंने उसका जहन पढ़ा। वही बात थी जो मैंने सोची थी। इसके अलावा एक और डर खौफ भी उसे दामनगीर हो गया था। उसने हाल में मौजूद गुंडों को देख लिया था। वो ये समझ रही थी कि कहीं उसे फिर से अगवा करने का मंसूबा तो नहीं हो रहा, ताकि उसे बतौर तावान मोटी रकम वसूल की जाए और उसकी इज्जत को आलूदा किया जाए। उसका खौफ भी बजा था। हर हसीन और नौजवान लड़की उन्हें देखकर यही समझती। उन बदमाशों के तेवर साफ जाहिर थे।
وہ اکیلی ہی नाच रही थी। उसने जो स्याह जालीदार फ्रॉक पहन रखा था वो घुटनों से ऊपर था। फिर जैसे ही उसके साथी डांस फ्लोर पर आए एक तूफान सा आ गया। उसका रक्स और वालेहाना हो गया। कुछ मनचले किस्म के नौजवानों ने सीटी बजाना शुरू कर दी। मैंने गैर महसूस अंदाज में हाल का जायजा लिया तो मेरा माथा ठनका। अजीत, गोरीला वेटर और दो एक बदमाश मेरी खातिर तवाज़े के लिए हाल में तशरीफ़ ला चुके थे। उन्होंने मुझ पर नज़रें मरकूज़ कर दी थी। मैं उनकी निगाहों की जद में इस तरह था कि मेरी जुम्बिश तक नज़रअंदाज नहीं हो सकती थी। मैं अनजान और बेपरवाह सा था। उनके दरमियान सरगोशियां होने लगीं। मैंने अजीत और उसके साथियों को जलाने की गर्ज से सरिता की कमर में हाथ डालकर उसे और करीब कर लिया, उसके बालों को सहलाया। इस वक्त तमाशाई पूरी तरह चंद्रवती के जिस्म के सहर के असीर हो गए थे। कोई भी हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं था। मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाया और सरिता के चेहरे पर झुक गया। थोड़ी देर तक मैं जज्बाती रुमानी अंदाज से झुका रहा। अजीत और उसके साथियों पर जैसे कोई बिजली सी आ गिरी थी। अजीत का चेहरा सुर्ख हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं शो के दौरान सरिता से मनमानी कर सकता हूँ। उसके तमाम गुंडे साथी भी खार खाने लगे। उन्हें नहीं मालूम था कि इस वक्त सरिता नशे की हालत में हर एहसास से आरी है। मैंने सरिता के कान में सरगोशी की, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम नशे की हालत से निकल आओ, अपने आप को संभालो। इस असना में वेटर स्टेज पर पहुंचा तो डांस बंद हो गया। उसने माइक संभाला और हाजरीन की तरफ देखते हुए बोला, ख़वातीनो हजरात, आप लोगों को ये सुनकर खुशी होगी कि हमारे जान अजीज़ दोस्त मिस्टर देवा कुमार मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। वो भी अपने एक फ़न और पेशे के लिहाज से बहुत बड़े फ़नकार हैं। उनसे मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आकर अपने फ़न का बेमिसाल मुजाहरा फरमाएं। सरिता अभी तक नशे में धुत तो थी और उसका नशा और मदहोशी कदरे कम हो गई, लेकिन इस ऐलान को सुनकर वो हैरान हो गई और फिर उसने डांस फ्लोर की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखा। जैसे उसे यकीन नहीं आया था कि डांस फ्लोर पर रूपा चंद्रवती और उसके साथी एक तरफ खड़े हो गए हैं, रक्स बंद हो गया है। दूसरे लम्हे उसने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। ये हरामजादा किस लिए ऐलान कर रहा है? उसने पूछा। क्या तुम्हें भी रूपा चंद्रवती के साथ रक्स करने बुला रहा है? इसलिए कि इसकी शामत आ गई है, मैंने जवाब दिया। वो फाइट के लिए बुला रहा है, इसलिए उसने रक्स बंद करवा दिया है। क्या क्या तुम डांस फ्लोर पर जा रहे हो? सरिता ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। नहीं नहीं जानी, तुम ना जाओ, मना कर दो। मैंने उसका शाना दिलासा आमेज अंदाज से थपका, उसके रुखसार को एक जोरदार पप्पी ली और आहिस्ता से कहा, तुम मेरी चिंता ना करो, मुझे इन बदमाशों से निमटना आता है। 10-12 हरामजादे भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। फिर मैंने खड़े होकर अजीत की तरफ देखा। उसके एक हाथ में ऑटोमेटिक पिस्तौल था। उसके अलावा और गुंडों के हाथों में भी रिवॉल्वर थे। उनकी नालें रुमालों के नीचे से झांक रही थीं। होटल के दो एक वेटर भी झाड़न के नीचे से रिवॉल्वरों की नुमाइश कर रहे थे। गोया वो मेरे मुकाबले और मेरी मौत के लिए एक पूरा दस्ता लिए मौजूद था। मैंने उस सुअर अजीत को मजीद जलाने के लिए सरिता का एक और गर्म जोश बोसा लिया। फिर उसके चेहरे के तासुरात देखे बगैर स्टेज की तरफ इस तरह से बढ़ा जैसे कोई फौजी अफसर महाज ख़त्म करने के बाद वापस जाता है। मैं इसलिए बढ़ा था कि माजरती कलमात अदा कर लूं। मेरे ऊपर पहुंचने से पहले ही वेटर आ गया। फिर वो मेरा बाजू पकड़कर मुझे स्टेज के अंधेरे गोशे की तरफ ले गया। आज तुम्हारी जहानत कुछ काम नहीं देगी, उसने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें हमारे इशारों पर रक्स करना होगा। उसने ये कहकर मेरे बगली होलिस्टर से मेरा पिस्तौल तेजी और होशियारी से निकाल लिया। ये मैं दानिस्ता खिलौना पिस्तौल लाया था। मैं जानता था कि वो किसी ना किसी तरह मेरा पिस्तौल छीन लेने की कोशिश करेंगे। मेरा देरीना साथी होटल में महफूज था। क्या तुम लोग ये चाहते हो कि रक्स के दौरान मेरे पैरों को निशाना बनाया जाए? मैंने इस अंदाज से कहा जैसे मैं डर गया हूँ। ये तो तुम्हें डांस फ्लोर पर पहुंचकर पता चलेगा, वेटर ने इस्तेहजाइया लहजे में कहा। लिहाजा जल्दी से चल मुन्ने मियाँ, शाबाश। वेटर ने अचानक मुझे डांस फ्लोर की तरफ धक्का दिया। चूंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका, फर्श पर गिर पड़ा। मैं अभी संभलने भी नहीं पाया था कि 4 अदद बदमाशों ने मुझे उठाया, डांस फ्लोर पर ले गए, फिर मौसीकी की लय पर झूले की तरह झुलाने लगे और मेरा तमाशा बना दिया। तमाशाई मेरी तज़हीक होता देखकर मारे हंसी के लोट-पोट होने लगे। जैसे जैसे मौसीकी तेज़ होती गई, वैसे वैसे उनकी हरकत में तेज़ी आती गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे समुंदर की तरफ उछाल दिया। फिजा में एक दिलखराश निस्वानी चीख गूंजी।
یہ چیخ سریتا کی تھی یا روپا چندروتی کی میں تمیز نہ کر سکا۔ کسی اور عورت کی بھی ہو سکتی تھی۔ دوسرے لمحے میں سمندر کی لہروں کی آغوش میں تھا۔ میں نے ان بدماشوں کے ذہن سے جان لیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ میں ان مسلح بدماشوں سے الجھ کر اپنی جان گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ میری جان اتنی سستی نہیں تھی، کسی کی بھی جان سستی نہیں ہوتی۔ میں نے رقص کے دوران اجیت کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں نے جو سریتا کے ساتھ من مانی کی تھی، اس نے اسے چراغ پا کر دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ مجھے گولی مار دیتا، لیکن وہ کسی وجہ سے ایسا نہ کر سکا۔ مجھے اس لیے پھینکا گیا تھا کہ میں شاید کسی پتھر سے ٹکرا کر مر جاؤں گا، لیکن میری زندگی تھی اور میں بچ گیا۔ ان کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو کر منہ چڑھانے لگا تھا۔ مجھے 100 فٹ کی بلندی سے کسی پتھر کی طرح سمندر میں پھینکا گیا تھا۔ میں بہت بری طرح گرا اور پانیوں سے ٹکرایا تھا۔ ڈانس فلور سے تیز روشنی پھینکی گئی تاکہ میرا حشر دیکھا جا سکے۔ خوش قسمتی سے میں اس روشنی سے دوسری سمت میں اور دور بھی تھا۔ روشنی اس سمت نہیں آ سکتی تھی اور پھر سمندر پرسکون بھی نہیں تھا۔ اس کی لہریں ساحل اور پہاڑیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ڈانسنگ فلور سے ہنسی اور کہکہوں کا جو شور سنائی دے رہا تھا، وہ کسی تماشائیوں کا نہیں بلکہ یہ اجیت کے گرگوں کا تھا جو میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں سمندر کی نظر ہو گیا ہوں۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ان میں جتنے بھی حرامزادے ہیں انہیں بخشوں گا نہیں۔ ان میں سے ایک ایک سے چن چن کر بدلہ لوں گا اور مزہ چکھاؤں گا۔ مجھے کنارہ مل گیا تھا اور میں تیرتا ہوا کنارے پر جا پہنچا۔ میرا کوٹ اور جوتے سمندر کی نظر ہو گئے تھے۔ ویٹر نے میرا پستول پہلے ہی نکال لیا تھا۔ میں یوں بھی کھلونا پستول لایا تھا۔ اب حالات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میں پہلی فرصت میں اپنی گاڑی تک جا پہنچوں، اس لیے کہ میرے دوسرے مسائل حل ہو جائیں گے اور وہ بدماش میری موت کا جشن منا رہے ہوں گے اور خوشی سے سرشار ہوں گے۔ میں جلد ہی پارکنگ لاٹ میں پہنچ گیا۔ میری بیوک مجھ سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن وہاں تک پہنچنا ایسے تھا جیسے ہزاروں میل کی مسافت طے کرنا، کیونکہ وہاں اندھیرے میں دو بدماش موجود تھے۔ ان کے سگریٹ پینے سے ان کی موجودگی کا پتہ چلا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ ان کے ذہن سے معلوم کر لیا تھا کہ وہ اجیت کے بدماش ہیں۔ اجیت نے انہیں باہر پہرا دینے پر کھڑا کیا تھا کہ اگر میں کسی طرح ان کے نرغے سے نکل آیا تو میری خبر لیں۔ وہ مسلح بھی تھے، ان کے پاس نہ صرف ریوالور بلکہ چاقو بھی تھے۔ میری گاڑی کے قریب وہ موجود تھے۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے میں ان پر قابو پا سکتا۔ مجھے کوئی ڈنڈا یا سریا مل جاتا تو میں ان کی کھوپڑی چٹکا دیتا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں، کیا تدبیر کروں، کس طرح ان بدماشوں پر قابو پاؤں۔ میری نگاہ مان روپا چندروتی کی سفید مرسڈیز پر پڑی۔ وہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی اور بدماشوں کے عقب میں تھی۔ وہاں میرا پہنچنا دشوار نہیں تھا۔ میں فوراً وہاں پہنچا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ جب میں نے گاڑی دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ گاڑی تو مقفل ہوگی، مگر میں جب گاڑی کے پاس پہنچا اور اس کا ہینڈل گھمایا تو میں خوش ہو گیا۔ خوش بختی تھی کہ اس کی گاڑی مقفل نہیں تھی۔ میں نے بے آواز دروازہ کھولا۔ میں نہایت خاموشی سے اندر پچھلی نشست کے فرش پر لیٹ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ اس کے ساتھ جو شوفر آیا تھا وہ شاید چھٹی لے کر چلا گیا تھا، کیونکہ وہ گاڑی کے پاس نہیں تھا۔ کوئی 20 منٹ کے بعد روپا چندروتی کوئی رومانی گیت گاتی آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں فرش سے چپک گیا۔ جس وقت وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگی میں نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ میرا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر تھا تاکہ وہ چیخ نہ سکے۔ وہ میرا ہاتھ کاٹنے لگی تو میں نے کہا، مس روپا چندروتی، میں دیوا کمار ہوں۔ میں نے یہ حرکت اس لیے کی ہے کہ تم چیخنا نہ شروع کر دو۔ روپا چندروتی نے عقبی آئینے میں مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ روپا چندروتی کو اس بات پر سخت حیرت تھی کہ میں زندہ کیسے بچا۔ مجھے عقبی آئینے میں دیکھ کر یقین نہیں آیا تھا کہ یہ میں ہوں۔ تم واقعی زندہ سلامت ہو؟ روپا چندروتی نے مجھے عقبی آئینے میں منجمد آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں میں زندہ ہوں، میں نے کہا۔ اس میں یقین نہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں زندہ نہ ہوتا تو گاڑی میں موجود کیسے ہوتا؟ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی حادثاتی موت مرتا ہے تو وہ بدرو بن کر دنیا میں آ جاتا ہے۔ کہیں تم بدرو تو نہیں ہو؟ وہ بولی۔ میں ان بدماشوں کے لیے بدرو ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ تم میرے ہاتھوں کو چھو کر دیکھو۔ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے تمہیں زندہ دیکھ کر میں بتا نہیں سکتی۔ روپا چندروتی نے میرے دونوں ہاتھوں کو بڑی محبت اور گرم جوشی سے تھام لیا۔ ان بدماشوں نے تمہارے ساتھ جو بربریت کی، مجھے اس پر سخت غصہ آیا۔ یقین کرو دیوا، اس وقت اگر میرے پاس ریوالور ہوتا تو میں انہیں اڑا دیتی۔ کیا تم مجھے اتنا چاہتی ہو؟ حالانکہ ماضی میں میں نے تم سے ایک سودا کیا تھا، شاید تمہیں وہ ناگوار گزرا تھا۔
नहीं देवा, ऐसी कोई बात नहीं। रूपा चंद्रवती बदस्तूर मेरे हाथों को मोहब्बत और गर्मजोशी से थामे हुए थी। उसने अपनायत से कहा, तुमने कोई सौदेबाजी नहीं की थी और ना ही मेरी मजबूरी से फायदा उठाया था, बल्कि तुमने मुझ पर एहसान किया था। मैं इसलिए तुम्हारे उस कारनामे को दया और एहसान समझती हूँ कि तुमने मेरे साथ बहुत रियायत की थी। वो कहने लगी। मैंने कहा, तुम्हें अंदाज़ा हो चुका है कि इस वक्त मैं सख्त खतरे में हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम जितनी हसीन हो तुम्हारा मन उसी तरह खूबसूरत है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पारो चंद्रवती ने बड़े खलूस से पेशकश की। मैं फ्लैट में अकेली रहती हूँ, हम दोनों के सिवा वहाँ कोई ना होगा। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। वैसे भी मैं उसके साथ बादल नखास्ता चला गया। वक्त और हालात ऐसे थे कि कोई भी भरोसे के लायक नहीं था। हर लम्हा नाकाबिले एतबार था। उसके साथ जाने और ये खतरा मोल लेने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि उसकी रफाकत में मुझे सुकून मिलेगा। वो मुझे अपने यहाँ ले जाने के लिए बेचैन थी। जब मैंने उसका जहन पढ़ा तो मेरे तमाम शकूक ख़त्म हो गए। मेरा ख्याल था कि अजीत ने कहीं उसे मोहरा ना बनाया हुआ हो, क्योंकि उसके गुंडों ने मुझे रूपा चंद्रवती से खासी देर तक गुफ्तगू करते हुए देखा था। मैं उस पुरखलूस हस्ती को देख रहा था जिसने खतरात की परवाह नहीं की थी।